सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नागरिकता कानून 1955 पढ़ा था, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले। जब हमने पिछले क्लास सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा था तो उसका कुछ पार्ट बच गया था। आज हम लोग वो पार्ट कंप्लीट करेंगे और अगले पार्ट में क्या होगा, जो अगला क्लास होगा इससे रिलेटेड क्या होगा, करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। उसके बाद ये सिटीजनशिप वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगा सर ने ये वाला पार्ट बहुत लंबा खींच दिया, एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारा केसेस है, इसलिए ये पार्ट काफी लंबा चल गया। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं इस पूरे वीडियो को, इस पूरे सीरीज को, मैं फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप इस वीडियो का नोट्स बनाइए। मैं हिंदी में भी बोलता हूं और इंग्लिश में भी बोलता हूं। आप अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाइए अपने कॉपी में। मैं आपको इतना भरोसा दिलवा सकता हूं कि आप जितना भी एग्जाम्स देंगे, क्वेश्चन तो आप एक भी आपका छूटेगा नहीं। मे भी एक आध, बहुत एक दो क्वेश्चन का तो कोई बात ही नहीं होता, वो तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं बोलते कि आप 100 में 100 ले आएंगे, ऐसा किसी के पास भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 95 से 98% क्वेश्चन आप यहीं से टिक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो। आप रेगुलर इसको फॉलो कीजिए और खासकर अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और हमें भी वीडियो बनाने में क्या है, अच्छा लगे। क्योंकि आपका ये जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जो होता है वो हमारे लिए कैसे काम करता है, एक फ्यूल की तरह काम करता है। हम लोग भी क्या है, एक ऐसा व्हीकल है जिसको फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल किससे मिलता है, आपके थ्रू मिलता है। यू आर द बॉस, आप बॉस है। तो अगर आप फ्यूल नहीं दोगे तो कैसे होगा? तो इसको हमेशा लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे और सबके साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा था। जब हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है। वो वर्ड क्या है? ठीक है, ब्रांड। याद है ना सबको? BRAND। ब्रांड में हमने क्या पढ़ा था? बी से बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, डन। आर से क्या हो गया? बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, डन। ए से क्या हो गया? एक्विजिशन, या हम लोग जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। बताऊंगा मैं जो बच गया उसके बारे में। फिर एन से क्या था? बाय नेचुरलाइजेशन, जो हमने पिछले क्लास पढ़ चुका है, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? बाय डिसेंट, ठीक है। इस 5 पार्ट में से हमने क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक से? बाय बर्थ कंप्लीटेड, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन कंप्लीटेड, बाय डिसेंट कंप्लीटेड। बचा क्या है? ये 2 पार्ट बचा है, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे? इनकॉर्पोरेशन या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अब एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा बहुत बार होता है ना कि कोई भी कंट्री क्या करती है कि है हमेशा, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट तो पूरे वर्ल्ड में बाउंड्री डिस्प्यूट चलता है, अगर जैसा आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी कंट्री का किसी ना किसी के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है। ऐसे बहुत कम कंट्रीज है ना जिसका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ ऐसे ऑस्ट्रेलिया, अब उसका बाउंड्री किसी से शेयर ही नहीं होता है तो उसके साथ क्या बाउंड्री डिस्प्यूट रहेगा, ठीक है, वो अकेला है। लेकिन फिर भी, लेकिन क्या याद रखना है हमें कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, ये पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट का जब भी मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? चाइना का। क्योंकि चाइना क्या क्लेम करता है? उसका बाउंड्री डिस्प्यूट जो है 24 कंट्रीज के साथ है। सोचिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको हम लोग रॉक नेशन भी बोल सकते हैं, जिसका हर एक कंट्रीज के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होता है। किसको छोड़कर? पता है? बताइए आप, किसको छोड़कर चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट किसके साथ नहीं होगा भी? वो एक ही कंट्री, और वो है रसिया। इवन क्यों नहीं है रसिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट? क्योंकि चाइना जानता है कि फाइनेंशियली भले वो रसिया से मजबूत है, लेकिन मिलिट्री पावर में अभी भी वो रसिया से क्या है? कमजोर है। इसलिए कभी भी चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट किससे नहीं रहा है? रसिया से नहीं रहा। और एक कंट्री जिसका चाइना से बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं रहा है वो मंगोलिया है। बाकी उसके पड़ोसी में जितने देश हैं, अगल बगल जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, सबके साथ उसका क्या रहा है? बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है। देखिए आप सोचिए, 24 कंट्रीज है जिसके साथ चाइना का क्या रहा है? बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है। मतलब चाइना हर एक कंट्री का क्या करता है? बोलता है हर एक कंट्री में कुछ ना पार्ट क्या होता है? उसका है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह लद्दाख जो हमने पढ़ा था, जो जहां भी गलवान वैली में फैसों चल रहा था। इवन किसको? भूटान,
साउथ एशियन जितना भी नेशंस है, सब का सब जितने भी कंट्रीज है सबके साथ उसका बाउंड्री डिस्प्यूट है। इवन चाइना तो ऐसा भी क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी किसका है, उसका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इससे भी बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट में एक आपको बताओ तो इजराइल, अगर आपने सीखा, अगर सुना होगा तो इजराइल में क्या है, बहुत बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। एक फिलिस्तीन और इजराइल वाले लोगों के बीच बहुत बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है। मतलब वहां क्या है, एक ही कंट्री में दो रहते हैं। फिलिस्तीन वाले क्या है, ऑटोनोमस अपना शासन चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इजराइल वाले अपना अलग चलाते हैं, और उन लोगों का तो बहुत बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो जैसे मैं बात करता हूं, कभी भी बाउंड्री डिस्प्यूट का बात करता हूं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई कंट्री दूसरे कंट्री को एनेक्स कर लेता है, मतलब उस पर अपना अधिकार कर लेता है, या ऐसा होता है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री का कुछ क्षेत्र को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अब वो विथ इंटरेस्ट, अगर कोई कंट्री किसी को अपने मन से दे रहा है या जबरदस्ती ले रहा है, डजंट मैटर। जैसे पाकिस्तान, आपको पता होगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो पीओके का पार्ट है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, उसमें क्या है, एक सक्षम वैली नाम का एक जगह है, वो किसको वो दे दिया है, चाइना को दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान जैसा नालायक तो कोई हो भी नहीं सकता, आपको भी पता, हमको भी पता। तो एक तो वो क्या है, एक तो वो इंडिया और पाकिस्तान में कैसा एरिया है, उसमें तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, और वो क्या क्या उस पूरे एरिया को किसको गिफ्ट कर दिया है, चाइना को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सक्षम वैली है। तो ऐसा न्यूमरस ऑफ एग्जांपल है जो हम और आप क्या अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन ये बाउंड्री डिस्प्यूट जब भी होता है ना, तो मे भी हो सकता है ये चलता रहे, या हो सकता है एक कंट्री दूसरे कंट्री को एनेक्स कर ले, या एक कंट्री अपने टेरिटरी में दूसरे कंट्री को पूरी तरीके से ले ले। आपको इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं, जैसे रसिया ने क्या किया था, 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, जो क्या है, एक यूरोपियन कंट्री थी। ऐसा बोला, यूक्रेन क्लेम करता है कि क्राइमिया उसका है, और 2014 में क्या कर लिया था, रसिया ने उसे एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो जब रसिया ने उसे एनेक्स कर लिया तो क्या हुआ, यूक्रेन क्लेम करता है कि वो क्या है, क्राइमिया उसका है, और रसिया तो अब उसको क्लेम कर लिया। मतलब वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है अभी किसका है, रसिया का है। और इसी कारण से रसिया को जो आज G7 कंट्रीज है, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो 7 कंट्रीज का ग्रुप है, उसमें पहले रसिया भी आता था, और इसी कारण से रसिया को उस ग्रुप को क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। सबको, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो अगर रसिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया तो अब तो वो रसिया का पार्ट है। अगर वो रसिया का पार्ट है तो रसिया उन लोगों को अपना सिटीजनशिप देगा, तो कोई तो तरीका होगा जो उसे अपना सिटीजनशिप देगा। अब इंडिया क्या करे, पाकिस्तान का कुछ पार्ट को एनेक्स कर ले, तो अब तो वो इंडियन टेरिटरी में आ गया, तो इंडिया क्या करेगा, वहां के सिटीजन को किसी भी तरीके से तो सिटीजनशिप देगा ना। तो वो कहां मेंशन है कि अगर हम किसी टेरिटरी को, किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेते हैं या उसको एनेक्स कर लिए, तो हम वहां के नागरिकों को भी तो सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता देंगे। वो कैसे देंगे, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, वो कहां मेंशन है, एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में। अब इसमें बहुत छोटा सा आपको पढ़ना है। जब भी गवर्नमेंट ऐसा करती है ना, तो इससे रिलेटेड क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत छोटा सा काम करती है गवर्नमेंट। जब भी एक्विजिशन का बात होता है ना, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी इससे रिलेटेड, बाय लॉ, जो भी लॉ होगा या इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ ऑलरेडी है, या गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ बनाएगी, ठीक है, और उसी लॉ के बेसिस पे क्या करेगी, वो वहां के नागरिक को जहां क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ने एनेक्स किया है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने जिस टेरिटरी को अपने में मिला लिया, वहां के नागरिक को गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी लॉ के तहत, जो लॉ गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी रूल गवर्नमेंट बनाएगी, नियम, उसी के तहत क्या करेगी, वहां के नागरिकों को वो क्या देगी, नागरिकता देगी। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, इस केस में पूरा का पूरा पावर कहां लाई करता है, विथ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, विथ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है, कि मतलब ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, वो किसी को नागरिकता दे, सिटीजनशिप दे इंडिया का या ना दे। जैसे 1950 वाला हमने पढ़ा था, पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, जैसे चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। ऐसा न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल आपको दिखते रहेगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्टेड है, तो आप हमेशा देखते रहेंगे, हमेशा ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये बहुत बड़ा इशू है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा इशू है। और कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट तो ऐसा है जो पहले भी नहीं सुलझा था, अभी भी नहीं सुलझा है, और आने वाले समय में भी कभी ये नहीं सुलझने वाला है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, इजराइल में इजराइल वाले और फिलिस्तीन का जो फिलिस्तीन वाले लोग हैं, उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। ये कुछ ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कभी का कभी नहीं सुलझने वाला। और चाइना जैसा कंट्री तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक देश का टेरिटरी को थोड़े ना बोलता है कि मेरा है, क्लेम करता है, वो तो बोलता है पूरा दुनिया उसका है, ऐसा जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। जिसके साथ उसका बाउंड्री शेयर हो रहा
है वो उसका है, जो सी उसके साथ है वो उसका है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को, मैं अब मैं इंडिया पे आ जाता हूँ, बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए किसी क्षेत्र को इंडिया ने अपने किसी टेरिटरी को या किसी क्षेत्र को इंडिया ने अपने देश में मिला लिया, तो वहां के नागरिकों को अगर इंडियन सिटीजनशिप देना है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो उससे रिलेटेड कोई लॉ होगा या कोई लॉ बनाएगी, और जब वो लॉ बनाएगी तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगी इंडियन गवर्नमेंट, उस टाइम वो जो लॉ बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या देगी, सिटीजनशिप देगी। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम क्या याद रखना है कि ये पूरा का पूरा पावर फिर किसके पास लाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इट डजंट मैटर कि क्या लॉ है क्या नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मन क्या, भले ही लॉ के हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए, जिस टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया है, अपने में मिला लिया है जिस क्षेत्र को, वहां का नागरिक हर एक चीज के लिए एलिजिबल है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको सिटीजनशिप ना दे, क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन पढ़ने वाले, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में ना काफी लाइंस आपको याद रखना है, ठीक है, काफी लाइंस याद रखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रॉपर वे में सारे लाइंस को लिख दिया। मैं हिंदी में भी आपको समझा दूंगा, बट आपको लगेगा सर इतना सारा लाइंस है कैसे याद रखें। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लिखना था अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने क्या किया है, प्रॉपर वे में लिख दिया। आपको मैं एक बार बताऊंगा, आपको 1 से 2 बार अपने नोट्स कॉपी में इसको क्या पहले लिख लेना है, और 1 से 2 बार क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको खुद ब खुद क्या होगा, अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ना एक वर्ड हमेशा होता है, अब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का बात करते हैं तो हम किनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वैसे लोग, ठीक है, जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या उनके फादर का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या क्या हो वो उनके कोई ना कोई वंश इंडिया में तो रहते हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो भी कहाँ रह रहा है, अब्रॉड में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, ठीक है। और फॉरेन में रह रहा है और वहां का सिटीजनशिप क्या हुआ है, एक्वायर किया है, मतलब वहां का सिटीजनशिप लिया हुआ है, फॉरेन पासपोर्ट है उसके पास, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो इंडिया से बिलोंग लेकिन करता है, तो वो क्या कहलाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मूल के पर्सन, भारतीय मूल का व्यक्ति। अब ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है, ये हम लोग फिर से जो कल वाला जो क्लास या आपका जब भी नेक्स्ट वीडियो ये जाएगा उसमें मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। 2 होता है, ठीक है, तो ओवरसीज इंडियंस के बारे में और एक पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स के बारे में बताऊंगा। तो कभी भी अगर हम लोग बाय रजिस्ट्रेशन का बात करें ना, तो जब भी हम लोग बाय रजिस्ट्रेशन का बात करते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, एक एप्लीकेशन दिया कि उसको क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर ले, कैसे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये जो इतना सारा क्राइटेरिया आपके पास दिया हुआ है, किसी एक क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करेगी, रजिस्टर करेगी। पहला क्या क्राइटेरिया है, अगर हम पहला क्राइटेरिया का बात करें तो कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, समझ में क्या बोल रहे, एक ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का, अभी मैंने क्या बताया था कि इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है लेकिन वो क्या कर सकता है, फॉरेन पासपोर्ट भी एक्वायर कर सकता है, फॉरेन सिटीजनशिप भी ले सकता है, लेकिन उनका कोई ना कोई वंश जो होगा, कोई ना कोई लिनेज जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कोई ना कोई इंडिया से बिलोंग करता है, या खुद उनका बॉर्न इंडिया में हुआ हो, या उनके फादर का जन्म इंडिया में हुआ हो, कोई भी केस हो सकता है, वो इंडिया में जन्म ले सकता है, उसके फादर का जन्म इंडिया में हो सकता है, लेकिन अभी उसके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, फॉरेन पासपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, या कोई ना कोई उनके फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जो होगा, मे भी हो सकता है इस पीढ़ी का नहीं, पिछले पीढ़ी का कोई ना कोई इंडिया से बिलोंग करता हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या हो, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएगा। लेकिन जो पहला वाला केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे ना तो पढ़िए, आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, मतलब वो जिस इंडियन ऑरिजिन का है लेकिन वो जिस कंट्री में रह रहा है वहां उसने कोई सिटीजनशिप नहीं लिया है, ये बात ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होता है उसके पास फॉरेन क्या हो, फॉरेन पासपोर्ट हो, फॉरेन सिटीजनशिप हो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट या फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो वैसे लोग जो है तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, किसी कंट्री में रह रहे हैं, कैसे, एज अ ऑर्डिनरी क्या है, रेसिडेंट, नॉट सिटीजन, तो वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात आपको समझ में, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कैसे पर्सन, क्या वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उनके पास वहां सिटीजनशिप होना चाहिए, या पहला वाला जो क्लाउज है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ये देखिए,
ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, मतलब अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो वो भी होते हैं जिनका कोई ना कोई वंश इंडिया से बिलोंग करता है, लेकिन अभी वो अब्रॉड में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया का क्या और जहां भी जिस कंट्री में वो लोग रह रहे हैं वहां का उनके पास क्या है, पासपोर्ट है उनके पास, वहां का क्या है उनके पास, अपना सिटीजनशिप है। लेकिन यहां कौन सा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेना है, जो क्या है ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, मतलब वो जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो एज अ रेसिडेंट रह रहे हैं, नॉट एज अ सिटीजन। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आएंगे इंडियन गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं, किसके लिए, रजिस्टर करने के लिए, कैसे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने क्लियर किया है, एज अ आम निवासी, मतलब जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो वहां के सिटीजन नहीं होने चाहिए। जबकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में वो भी कहलाते हैं ना जो क्या करते हैं, जो फॉरेन पासपोर्ट एक्वायर करते हैं, जो फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, लेकिन वहां हम लोग को उस क्या है वैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को यहां काउंट नहीं करना है पहले वाले क्लाउज में। दूसरा वाला लाइन क्या बोलता है कि अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो क्या कर रहा है, हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर, मतलब एक ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से जो इंडिया में क्या है 7 साल से रह रहा है, कैसे, एज अ आम निवासी की तरह, सिंपल से एक निवासी की तरह, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया का, वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्या के लिए, इंडिया का सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। और तीसरा क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन से, इसके लिए पहला 2 केस क्या था, ये जो पहला और ये दोनों का दोनों केस किसके लिए था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ये किसके लिए था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था, ठीक है। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था, लेकिन ये जो आपका ये थर्ड वाला जो दिख रहा है, थर्ड वाला में यहां ऐसा कोई बात नहीं है। थर्ड वाला क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन से क्या करता है, मैरिज कर लेता है और इंडिया में क्या कर रहा है, एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, सॉरी एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा है 7 सालों के लिए, 7 सालों से, तो वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। मतलब यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने का जरूरत नहीं है, यहां किस चीज का जरूरत है कि आप इंडिया के किसी सिटीजन से मैरिज कर लीजिए, ठीक है, और इंडिया में 7 सालों तक रहिए, कैसे, एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब एक सिंपल एक आम निवासी की तरह। तो आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्या कर सकती है, आपको एज अ सिटीजन रजिस्टर कर सकती है। या उस पर्सन का जो रजिस्टर करना चाहता है वो क्या है, उसका जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन मतलब 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। ये चारों का चारों आपको क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ये 4 का 4 ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या बोल रहा हूं कि वैसे पर्सन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए और किसी दूसरे देश में रह रहे हो लेकिन उस देश का आपके पास नागरिकता नहीं है, आप वहां एज अ सिंपल रेसिडेंट रह रहे हो, एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहे हो, तो आप इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में क्या के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ इंडिया का सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा तो आपको वो रजिस्टर कर देगी। दूसरा क्या आपको याद रखना है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में 7 सालों से रह रहा है, 7 सालों से कैसे रह रहा है, एज अ आम निवासी, एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करने के लिए, सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और तीसरा क्या याद रखना है कि आप इंडियन ओरिजिन के नहीं है, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, एक इंडियन सिटीजनशिप से जाके इंडियन सिटीजन से जाके आपने शादी कर लिया। तो अगर आपने इंडियन सिटीजन से जाके शादी कर लिया है और इंडिया में आप क्या कर रहे हैं, 7 साल तक एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक आम निवासी की तरह रह रहे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास और एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने आप को इंडिया का सिटीजन जैसे रजिस्टर करवाने के लिए। मतलब यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे सकते हैं। और लास्ट क्या है कि जो भी पर्सन रजिस्टर करने वाला है उसका जो माइनर चिल्ड्रन है वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मतलब इनमें से अगर कोई भी एक केस है, ये तो चारों केस में आप किसी भी केस में अगर आप कोई भी केस को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन पहला 2 केस में क्या होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। क्या दूसरा दोनों केस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है, नहीं, दूसरा दोनों केस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहीं भी मैंने मेंशन किया है क्या, नहीं मेंशन किया है। क्यों, क्योंकि पहला 2 केस में साफ साफ लिखा हुआ कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। उसमें भी पहला वाला जो केस है मैंने बताया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो भी होते हैं जो फॉरेन का पासपोर्ट एक्वायर करते
करते हैं, फॉरेन का सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, लेकिन क्या हमें वो वाला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेना है क्या? नहीं, हमें वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेना है ना जो अब्रॉड में रह तो रहे हैं लेकिन वहां एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहे, मतलब एक आम निवासी की तरह रह रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुआ मेरा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट और ये पूरा का पूरा आपका सिटीजनशिप कंप्लीट हो गया। अभी सिटीजनशिप में और 2 क्लाउज जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सिटीजनशिप कैसे छीना जा सकता है, कैसे हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कैसे मिल सकता है, तो यही 5 तरीका था। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना और ये 5 का 5 तरीका आप अच्छे से नोट्स बनाइए। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ इस 5 मेथड्स में या इंग्लिश या हिंदी में, किसी को लग रहा है सर आपने ज्यादा पढ़ा दिया, किसी को लग रहा है सर हम क्या पढ़े, इसमें कैसे बनाए नोट्स, या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखना है, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये 5 का 5 ये जो आपका वेज था सिटीजनशिप गेन करने का इंडिया में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में, वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? अब हम लोग पढ़ने वाले कि कैसे डिस्क्वालीफाइड होते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कैसे सिटीजनशिप मिलता है। अब इसका कुछ सेक्शंस है ना, सिटीजनशिप एक्ट का कुछ सेक्शन है जिससे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वो सब सेक्शन को हम लोग पढ़ लेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, ये 3 सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सेक्शन 8 का, ठीक है। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है ना, सेक्शन 8 का अगर मैं बात बताऊँ आपको तो सेक्शन 8 ये बोलता है, किसका सेक्शन 8 है ये? दिस इज द सेक्शन 8 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। क्या बोलता है? सेक्शन 8 बात करता है रेनंसिएशन के बारे में। रेनंसिएशन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं त्याग देना, जिसको हम लोग बोलते हैं गिव अप, नहीं बोलते डोंट गिव अप, त्याग मत दो, ठीक है। मतलब खुद ब खुद इंडिया का सिटीजनशिप कोई छोड़ देता है, वॉलंटरली give up the citizenship of India, ठीक है। अब ये क्या है इसका मतलब हम लोग समझते हैं, मतलब कि वैसे लोग भी तो होते हैं ना, जैसे जिसका मन किया कि नहीं मुझे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं अपना इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में कहाँ मेंशन है? सेक्शन 8 में मेंशन है। सेक्शन 8 में क्या मेंशन है कि सेक्शन 8 में मेंशन है रेनंसिएशन के बारे में, मतलब खुद से त्याग देना, मतलब हम खुद से चाहते हैं कि हम इंडिया का सिटीजनशिप को क्या करें, छोड़ दे। वो कहाँ मेंशन है? सेक्शन 8 में मेंशन है, ठीक है। तो अगर कोई भी अपने मन से इंडिया का सिटीजनशिप को क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो वो छोड़ सकता है। और ये कहां मेंशन है? सिटीजनशिप एक्ट का कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 8 में मेंशन है। सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 9 जो है या बस आप ऐसा याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ये इसलिए याद कर लीजिएगा, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है ना, ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है टर्मिनेशन के बारे में। अब टर्मिनेशन किससे रिलेटेड है मैं बताता हूँ। टर्मिनेट कर दिया, नहीं बोलते हैं कि बॉस ने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, तो ना क्या होगा, कोई भी पर्सन अपना सिटीजनशिप विल लूज citizenship automatically if voluntarily acquired the citizenship of other country। जैसे में हमने आर्टिकल 9 में याद है पढ़ा था कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, तो वो आर्टिकल 9 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट तक डील करता था, लेकिन उसके बाद अगर किसी को डील करना है, क्या है कि अगर नो ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में, तो वो कौन डील करेगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 करेगा। उसका कौन सा सेक्शन में इसके बारे में मेंशन है? सेक्शन 9 में। मतलब सेक्शन 9 किसके बारे में बोलता है? टर्मिनेशन के बारे में बोलता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं,
तो ऑटोमेटिकली आपका कहाँ का इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है, इंडिया का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए, आपको अगर इंग्लैंड का सिटीजनशिप लेना आप वहाँ का लीजिए, इंडिया का सिटीजनशिप आपका अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये सब कहाँ मेंशन है? सेक्शन 9 में मेंशन है। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से मतलब सेक्शन 8 किसके बारे में बोल रहा है? अपनी इच्छा से सिटीजनशिप को क्या करना, दे देना। बस हमको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, आप मेरा सिटीजनशिप ले लीजिए। ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 किसके बारे में बोलता है? सेक्शन 9 तो क्या के बारे में डील करता है? जो आर्टिकल 9 जैसे करता था। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 9 किसका? टिल द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता था? नो ड्यूअल सिटीजनशिप। और सेक्शन 9 किसका? सेक्शन 9 तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, वो भी उसी चीज से डील करता है। वो क्या बोलता है? आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। कब? जब आप क्या करेंगे, खुद से जाके किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेंगे। ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 9 में मेंशन है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन 10 पढ़ते हैं। अब इसका जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सा है? सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 किसके बारे में बात करता है? डेप्रिविएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वंचित। अब आप कब वंचित होंगे इंडिया के सिटीजनशिप से? तो आपको कुछ कुछ बात याद रखना है। आपने इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया, ये जो अभी हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं कि हमारा सिटीजनशिप हमसे कैसे छीना जा सकता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेप्रिविएशन कब कब होगा, आपको कब कब आपके सिटीजनशिप से वंचित रखा जा सकता है, आपका सिटीजनशिप आपसे ले लिया जा सकता है। तो पहला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप लिया है, क्या है? सिटीजनशिप लिया है। कैसे? सिटीजनशिप कैसे? बाय फ्रॉड। अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप लिया है कैसे? फ्रॉड करके, ठीक है। तो अपने आप आपको क्या होगा? आपका सिटीजनशिप आपसे छीन लिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ नहीं करना। आपने सिटीजनशिप लिया, कैसे लिया इंडिया का सिटीजनशिप? फ्रॉड से, गलत तरीके से। तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा? आप उससे वंचित हो जाएंगे। किससे वंचित हो जाएंगे? इंडिया के सिटीजनशिप से। या दूसरा क्या हो सकता है? यू आर द डिसलॉयल, या आप ऐसा बोल सकते हैं आपने डिसलॉयलिटी दिखाया। किसको? डिसलॉयलिटी किसको दिखा सकते हैं आप? डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आपने भारत के संविधान में क्या दिखाया? डिसलॉयलिटी दिखाया। मतलब आपको आपके संविधान में क्या है? विश्वास नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आपको आपके सिटीजनशिप से क्या किया जा सकता है? डिप्राइव किया जा सकता है, आपको वंचित किया जा सकता है। कब आपको वंचित किया जा सकता है इंडिया के सिटीजनशिप से? अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप कैसे लिया है? बाय फ्रॉड लिया है, मतलब गलत तरीके से लिया है। या आप क्या कर रहे हैं? डिसलॉयलिटी दिखा रहे हैं। किसको डिसलॉयलिटी दिखा रहे हैं? किस पे आप विश्वास नहीं दिखा रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे संविधान पे, जो हमारा सब कुछ है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? आपने क्या हो अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विथ enemy ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब वार के दौरान आपने क्या किया? जो हमारे दुश्मन है उससे आपने क्या किया? गलत तरीके से, ठीक है। क्या किया? आपने उससे किसी तरह का कम्युनिकेशन किया, किसी तरह का संपर्क किया, या उनके साथ किसी तरह का व्यापार किया, ठीक है। कब? जो किसके साथ और कब? जब हम किसी के साथ वार में हैं। तो वैसे कंट्री के लोग हमारे लिए क्या कहलाएंगे? हमारे इनेमी कहलाएंगे, हमारे दुश्मन कहलाएंगे। और आप क्या करें? उस दुश्मन का साथ दे रहे हैं, आप उनके साथ व्यापार करें। में भी हो सकता है आप किसी तरह का क्या करें, किसी तरह का गन्स दे रहे हैं, किसी तरह का बॉम्ब ट्रांसफर करें, कुछ भी हो सकता है, या आपको इंडिया का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर हम लोग वार में हैं और जो कंट्री हमारे साथ वार में है वहां के नागरिक तो हमारे लिए इनेमी है, और आपने किसी भी अनलॉफुली तरीके से, गलत तरीके से अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेट किया है, उनके साथ किसी तरह का क्या क्या व्यापार किया है, तो आपको क्या किया जाएगा? आपको आपके सिटीजनशिप से क्या क्या कर दिया जाएगा? डिप्राइव कर दिया जाएगा। फिर और क्या हो सकता है? आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिला। कैसे मिला इंडिया का सिटीजनशिप? बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिला कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और विथ इन द 5 ईयर, ये जब आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिला, कैसे मिला? बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और विथ इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर में, ठीक है, यू हैव बीन
you have been imprisoned in any country for 2 years, for 2 years। इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हिंदी में समझाता हूं। मतलब आपको इंडिया का सिटीजनशिप तो मिला और 5 सालों के अंदर आपको क्या हुआ, किसी दूसरे कंट्री में 2 साल का जेल हो गया, तो आप क्या हो गए, आप तो एक तरह का क्रिमिनल हो गए ना, ठीक है। तो आपको क्या किया जाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप से वंचित कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा। और क्या है, और एक मैं यहां लिखता हूं, और एक केस क्या हो सकता है, ठीक है, और एक लास्ट केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है ना, यू आर कॉन्टिन्यूअसली लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years। मतलब लगातार आप 7 सालों तक इंडिया के बाहर रह रहे हैं और इंडिया का सिटीजनशिप आपने लिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सिटीजनशिप से आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। बट क्या ये सब जगह अप्लाइड है, नहीं, इसका बहुत सारा एक्सेप्शन है। क्या, अब बताओ तो मैं एग्जांपल, जैसे इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, वो तो इंडियन डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो तो अलग अलग देश में क्या करते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं ना। अब बोलिए सर वो भी तो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो लोग तो कई सालों तक रहते हैं, तो क्या उनका सिटीजनशिप ले लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ क्या एक्सेप्शंस भी हैं। तो मतलब आपको क्या याद रखना है, कब को आपको डिप्राइव किया जाएगा आपके सिटीजनशिप से, कहां मेंशन है, सेक्शन 10 में मेंशन है। क्या बोलता है, अगर आपने अपना सिटीजनशिप कैसे लिया है, फ्रॉड तरीके से लिया है, तो क्या होगा, आपसे आपका सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। आपने किसको डिसलॉयल्टी दिखाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो आपसे क्या होगा, आपका सिटीजनशिप ले लिया जाएगा। मतलब आपको आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब विश्वास ही नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप यहाँ का सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। और अगर आपने, जब हम किसी कंट्री के साथ वार में है, तो आपने अपने दुश्मन के साथ गलत तरीके से किसी तरह का संपर्क रखा, किसी तरह का व्यापार किया, तब भी आपका सिटीजनशिप आपसे छीन लिया जाएगा। और जब आपको सिटीजनशिप मिला, कैसे मिला आपको सिटीजनशिप, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन, तो 5 सालों के अंदर आप क्या किए गए, 2 साल के लिए किसी दूसरे कंट्री में आपको जेल भेज दिया गया, तब भी आपका सिटीजनशिप आपसे छीन लिया जाएगा। और सबसे लास्ट क्या है, आप कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर रह रहे 7 सालों के लिए, तब भी आपसे आपका सिटीजनशिप क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। आप अपने सिटीजनशिप से डिप्राइव्ड हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सबके लिए लागू है, क्या नहीं, ये सबके लिए लागू नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये चीज सबके लिए लागू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो ये आपको याद रखना है। मतलब हमने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 8 जो वॉलंटरली, जिसको हम लोग रिनंसिएशन बोलते हैं, खुद से छोड़ दिए सिटीजनशिप। सेक्शन 9 क्या बोलता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना। क्यों टर्मिनेट करते थे, क्योंकि दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया था हमने। और ये सेक्शन 10 क्या करता है, कुछ डेप्रिविएशन का बात करता है, मतलब कुछ ऐसे क्लाउज का बात करता है, अगर इसमें से हमने कोई भी चीज फॉलो किया तो हमसे क्या किया जा सकता है, हमारा सिटीजनशिप ले लिया जा सकता है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर का समाप्ति होता है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंप्लीट हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल था ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है और कुछ करंट अफेयर। आप बोलोगे सर रोज बोलते हैं आप करंट अफेयर लेकिन पढ़ाते नहीं, प्रॉमिस अगले क्लास से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा इससे रिलेटेड। अब आपको क्या करना, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, जो लोग इस पूरे लेक्चर को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, और उनको ये बात रियलाइज होगा जब आप किसी भी तरह का एग्जाम दोगे, इवन हायर टू हायर एग्जाम दोगे, तो आपको रियलाइज होगा सर ने सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को क्या करना, कमेंट बॉक्स में एक डिफरेंस बताना है जो मैं अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। वो क्या क्या किसके बीच बताना है, एक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और इसमें आप और एक चीज इंक्लूड कर ही लो, ठीक है, एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। ये 3 वर्ड है, इसमें सभी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इवन मैंने जब कभी भी किसी से बच्चे से पूछा है तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सब ऑलमोस्ट एक तरह का आंसर देते हैं। तो आपको किसमें डिफरेंस बताना है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। आपको कमेंट बॉक्स में बस एक लाइन तीनों के बारे में लिखना और एक डिफरेंस बताना। और ये सबके लिए क्या है, मेरे तरफ से होमवर्क भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा आंसर जरूर दे जो मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग क्या रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।